हे गाइस वेलकम बैक टू लर्न विद स्नेहा। आज हम स्टार्ट करेंगे BGC 109 ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर का ब्लॉक 2 एंड यूनिट 1। विलियम वर्ड्सवर्थ ओड ऑन इंटिमेशन ऑफ immorality immortality from recollection of early childhood, lines composed a few miles above Tintern Abbey। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑब्जेक्टिव्स। इस यूनिट का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि तुम रोमांटिक पोइट्री को समझो, स्पेसिफिकली विलियम वर्ड्सवर्थ के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि वो रोमांटिक एरा के ओजी पोइट्स में से एक थे। इस यूनिट में तुम 3 आइकॉनिक पोएम्स डिटेल में पढ़ोगे। लाइन्स composed a few miles above Tintern Abbey, The Daffodils, and the third one is Ode, Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood। यहाँ हम ये सीखने वाले हैं रोमांटिक पोइट्री क्या होती है और उसके कोर फीचर्स क्या हैं, जैसे नेचर, लव, इमोशंस, इंडिविजुअलिटी, स्पिरिचुअल कनेक्शन विद यूनिवर्स एटसेट्रा। विलियम वर्ड्सवर्थ का विजन कैसे यूनिक था, क्योंकि वो नेचर को सिर्फ ब्यूटी के लिए नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल हीलर और टीचर मानते थे। कैसे उन्होंने चाइल्डहुड और मेमोरी को एक सैक्रेड एक्सपीरियंस बना के पोइट्री में इमोर्टल कर दिया। कैसे पोएटिक डिवाइसेस जैसे इमेजरी, सिंबलिज्म, पर्सोनिफिकेशन और रिदम के ज़रिए उन्होंने कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स को ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किया। सो ये यूनिट तुम्हारे लिए एक पोएटिक इमोशनल राइड जैसा होगा, जहाँ तुम नेचर, चाइल्डहुड और ह्यूमन इमोशंस को एक नए नज़रिए से देख पाओगे। वर्ड्सवर्थ तुम्हें सिर्फ पोएम नहीं सिखा रहे, तुम्हें फील करना सिखा रहे हैं। ऑलराइट, starting with romantic poetry। All right, सो रोमांटिक पोइट्री का मतलब सिर्फ लव शव वाली पोइट्री नहीं है, बल्कि ये एक होल मूवमेंट था 18th 19th सेंचुरी यूरोप में, जहाँ पोइट्स ने ओल्ड स्कूल रूल्स तोड़ के अपनी फीलिंग्स, नेचर, इमेजिनेशन और इंडिविजुअलिटी को स्पॉटलाइट दिया। रोमांटिक पोइट्री एक काइंड ऑफ पोएटिक रिबेलियन थी, जहाँ लॉजिक और रीजन से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई इमोशंस, इंट्यूशन और स्पिरिचुअल कनेक्ट को। रोमांटिक पोएट्स लाइक वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शेली, बायरन और कीट्स सब एक ही कोर आइडिया को फॉलो करते थे कि नेचर इज नॉट जस्ट सीनरी, इट्स थेरेपी। ऑलराइट, कमिंग टू विलियम्स वर्ड्सवर्थ। So Williams Wordsworth 1770 till 1850 को अगर एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो हम कहेंगे ही वॉज द सोल ऑफ नेचर एंड नेचर वॉज द सोल ऑफ हिज पोइट्री। उन्होंने सिर्फ नेचर को डिस्क्राइब नहीं किया, बल्कि उसमें गॉड, मेमोरी, चाइल्डहुड, पीस और इनर हीलिंग को देखा। रोमांटिक पोइट्री को लिटरेरी किक स्टार्ट करने वाले पोइट्स में से एक थे वर्ड्सवर्थ, स्पेशली जब इन्होंने कॉलरिज के साथ मिलकर 1798 में लिरिकल बैलेट्स पब्लिश किया, जैसे जिसे रोमांटिक मूवमेंट का फॉर्मल बिगिनिंग माना जाता है। उनका बिलीफ था कि पोइट्री को आर्टिफिशियल लैंग्वेज और हाई सोसाइटी थीम से दूर रहना चाहिए, उसके बजाय पोइट्री का कॉमन लोगों की लैंग्वेज में होना चाहिए, उनके रियल इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहिए। इसलिए उनकी पोएम्स में तुम्हें सिंपल वर्ड्स, डीप थॉट्स और सोलफुल इमेजरी मिलती है। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू इंट्रोडक्शन टू टिंटन एबी। So, um, one second, guys. So, full title इसका है Lines composed a few miles above Tinton Abbey on revisiting the banks of Way during a tour, July 13, 1798. So, this poem is Wordsworth का personal emotional journal जैसा है,
जब वो 5 ईयर्स बाद वे रिवर वैली वापस आते हैं नेटनटन एबे वेल्स, तो उनको सिर्फ जगह नहीं याद आती, उनकी पुरानी फीलिंग्स, थॉट्स और पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन उनको फ्लैशबैक जैसा फील होता है। पोएम का सेंटर इमोशन है, पहले जो तुम देखते थे विद एक्साइटमेंट, अब वही चीज़ तुम कामली फील करते हो। ये एक रिफ्लेक्शन है नेचर के साथ वर्ड्सवर्थ के बढ़ते हुए रिश्ते का, जिसमें पहले वो सिर्फ ब्यूटी देखते थे और अब उस ब्यूटी के पीछे की डिवाइनिटी और स्पिरिचुअल पीस को भी समझने लगते हैं। पोएम का टोन बहुत काम, फिलोसॉफिकल और इमोशनली इंटेंस है। वर्ड्सवर्थ इसमें अपनी सिस्टर डॉर्थी को भी एड्रेस करते हैं, जैसे एक एल्डर ब्रदर हु वांट्स हर टू फील द सेम पीस एंड स्ट्रेंथ फ्रॉम नेचर। टिंटन एबे पोएम सिर्फ एक लैंडस्केप का डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये एक इनर स्पिरिचुअल एवोल्यूशन का रिकॉर्ड है, जिसमें नेचर तुम्हारे लिए सिर्फ बैकड्रॉप नहीं बल्कि गाइड, हीलर और मेमोरी बैंक बन जाता है। ऑलराइट, starting with outline of the poem. So guys, I hope you all are getting it. थोड़ा सा complicated है, but I'm trying to make it easy for you. So we'll start with stanza 1. One second. Just give me a moment, guys. I'm checking. All right. So 5 years have passed, 5 summers with the length of 5 long winters. यहाँ पोएट कहते हैं उन्होंने 5 साल के बाद फाइनली फिर से वे रिवर वैली विजिट किया है। नेचर का सीन डिस्क्राइब करते हैं, ग्रीन माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, कॉटेजेस, बट एक्चुअल फोकस है इमोशन पे। पोएट को लगता है कि जैसे नेचर उसका ओल्ड फ्रेंड है और वो वापस आके एक डीप पीस फील कर रहा है, जैसे तुम किसी पुराने दोस्त को मिलो जिससे तुमने 5 साल तक मिस किया हो। Stanza 2. These beauteous forms through a long absence have not been to me as in a landscape to a blind man's eye. या पोएट कहते हैं कि जब वो फिजिकली यहाँ नहीं थे, तब भी उस जगह की यादें उनके साथ थी, उनके दिमाग और हार्ट में। वो मेमोरीज उनके लिए एक मेंटल स्पा जैसे बनी रही। जब भी वो सैड, टायर्ड या लोस्ट होते थे, तो उन्हें याद करके काम और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ फील करते थे। एक लाइन आती है जहाँ वो कहते हैं ये यादें मतलब ब्लेसिड मूड क्रिएट करती हैं, जैसे माइंड बिल्कुल स्टिल हो जाता है और तुम बस एग्जिस्टेंस को डीपली फील करते हो। स्टैंजा 3. I have learned to look on nature not as in the hour of thoughtless youth. अब वर्ड्सवर्थ रिफ्लेक्ट करते हैं कि जब वो यंग थे तब नेचर उसके लिए सिर्फ थ्रिल और ब्यूटी थी, पर अब वो मेच्योर हो गए हैं। अब उनके लिए नेचर एक टीचर है जो उन्हें डीपर ट्रुथ्स बताता है लाइफ और सोल के बारे में। पहले उनका रिलेशनशिप नेचर से था जैसे एक्साइटमेंट ऑफ अ क्रश, अब वो रिलेशनशिप बन गया है जैसे स्पिरिचुअल कंपेनियनशिप, मैच्योर लव जैसा। स्टैंजा 4. नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। ये स्टैंजा एक लव लेटर टू नेचर जैसा है। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि अगर तुमने नेचर से दिल से प्यार किया है तो नेचर तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। वो तुम्हें इनर पीस देगी, तुम्हें सेल्फलेस और काइंड बनाएगी और तुम्हारी लाइफ को एलिवेट करेगी। यहाँ तक कि वो कहते हैं कि नेचर के साथ कनेक्शन होने का मतलब है तुम लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में इमोशनली ग्राउंडेड रहोगे। कमिंग टू स्टैंजा 5. ऑलराइट, therefore let the moon shine on thee in thy solitary walk. इस स्टैंजा में वर्ड्सवर्थ डायरेक्टली अपनी सिस्टर डॉर्थी से बात करते हैं। वो उसके लिए होप करते हैं कि वो भी मैच्योर से वही पीस, कंफर्ट और सोल कनेक्शन फील करे जैसे उन्होंने किया। जैसे एक बड़ा भाई छोटी बहन को गाइडेंस देता है,
कि जब भी लाइफ में लोनली फील करो, कंफ्यूज्ड हो या हार्ट ब्रोकन हो, तो नेचर तुम्हारा बेस्टी बन जाएगा। ये स्टैंजा बहुत इमोशनल और केयरिंग है, एक बॉन्ड शो करता है जो पोइट्री से भी बियॉन्ड है। फाइनल थॉट, with quietness and beauty and so feed with loofy thoughts। पोएट चाहता है कि डॉर्थी भी उस बात पे चले जहाँ में नेचर सिर्फ सीनरी नहीं बल्कि लाइफ के आंसर्स का सोर्स बन जाए। वो कहते हैं कि अगर कभी उनकी उसकी डेथ हो जाए तो डॉर्थी उसे नेचर में याद रखे क्योंकि वही उनकी सोल का एक्चुअल होम है। Coming to the poet's summary in one line, nature is not just a view, it's a memory, mentor, healer, and eternal fields. Alright? Now coming to interpretation of Tintern Abbey. Alright. So Tintin Abbey isn't just Wordsworth की trip vlog in poetry form, it's a soulful journey जहाँ poet nature के through अपने inner self को explore करता है। यहाँ हर इमोशन, हर ऑब्जर्वेशन डीपर लेवल पे कनेक्टेड है, मेमोरी, टाइम, चेंज और स्पिरिचुअल ग्रोथ के थीम से। फर्स्ट इज नेचर, वन सेकेंड। Alright guys, we are done with this poem. Now we will study the daffodils. So we'll start with stanza 1. I've wandered lonely as a cloud that floats on high over valleys and hills. पोएट इमेजिन करता है कि वो एक अकेला क्लाउड की तरह स्काई में घूम रहा है, डिस्कनेक्टेड, लोनली। तभी सडनली उसकी आंखों के सामने आती है एक ह्यूज लाइन ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स लेक के पास, ट्रीज के नीचे एंड लिटरली डांसिंग इन द ब्रीज। सीन देखते ही पोएट का मूड शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम लोनली टू अमेज्ड। इट्स लाइक लो मूड प्लस अनएक्सपेक्टेड नेचुरल ब्यूटी इक्वल्स टू इंस्टेंट डोपामिन बूस्ट। Stanza 2 start होता है continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way। पोएट कंपेयर करता है उन डेफोडिल्स को स्टार से क्योंकि वो इतने सारे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे मिल्की वे का फ्लोरल वर्जन अर्थ पे उतर आया हो। पोएट ने बोला, आई सो 10,000 एट अ ग्लैंस, यानी एक ब्लिंक में 10,000 फ्लावर्स डांसिंग टुगेदर। इमेजिन करो तुम सैड मूड में हो और एक होल क्राउड ऑफ येलो फ्लावर्स तुम्हारे लिए डांस कर रही हैं, कितना हीलिंग और मैजिकल लगता है ना, राइट? स्टार्टिंग विद स्टैंजा 3, द वेव्स beside them danced but they outdid the sparkling wave in glee। यहाँ पोइट कहते हैं कि लेक के वेव्स भी डांस कर रहे हैं बट डैफोडिल्स का जॉय उनसे भी ज़्यादा वाइब्रेंट था। पोइट लिटरली खुश हो गए देखकर। पोइट कुड नॉट but be gay in such a docent company। गे यहाँ पे गे यहाँ का मतलब है हैप्पी। वो कह रहा है कि कोई भी पोएट इतने खुश भरे सीन के बीच उदास नहीं रह सकते। ये सीन पोएट के लिए नेचर के लाइव कॉन्सर्ट जैसा बन जाता है। द लास्ट स्टैंजा 4, for oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood। अब पोएट बताता है कि जब वो अलोन या लो फील करते हैं बेड पे या काउच पे चिल करते वक्त, तो उनके माइंड में डेफोडिल्स की इमेज ऑटोमेटिकली पॉपअप हो जाती है और वो उसे इनर हैप्पीनेस और पीस फील करती हैं। इस सीन का मेमोरी वर्जन उनके मेंटल एस्केप रूम बन जाता है जहां उनका माइंड रिलैक्स करता है और उनका हार्ट विद प्लेजर्स फिल्स एंड डांसेस विद द डेफोडिल्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ द पोएम। ऑलराइट, सो बात करते हैं कि द डैफोडिल्स का रियल डीपर मीनिंग क्या है। पोएम शो करती है कि छोटी छोटी नेचुरल चीज़ें भी तुम्हारी मेंटल हेल्थ को एलिवेट कर सकती हैं, लाइक डैफोडिल्स डांसिंग इन द विंड। तुम्हारा सैड से ग्लैड ट्रांजिशन हो सकता है सिर्फ एक वॉक से। वर्ड्सवर्थ बताते हैं कि गुड मेमोरीज ऑफ नेचर तुम्हारे ब्रेन के लिए एक इमोशनल सेविंग्स अकाउंट बन जाता है। जब तुम डाउन फील करते हो तुम उन मेमोरीज को विड्रॉल करके
हैप्पीनेस गेन कर सकते हो बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के। ये पोएम रोमांटिक पोइट्री की क्लासिकल एग्जाम्पल है, सिंपल लैंग्वेज, रियल फीलिंग्स और नेचर के साथ डीप इमोशनल बॉन्ड। वर्ड्सवर्थ ने वन सेकेंड प्रूफ कर दिया कि रियल पोइट्री किसी कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी में नहीं होती, बल्कि प्योर इमोशंस में होती है। So the daffodils reminds us that joy is already around us in the smallest things, dancing with the breeze. You just have to notice, feel it deeply, and save it in your heart forever. Alright? Coming to the poetic devices in Tintern, Abbey, and the daffodils. Imagery. Alright. Imagery मतलब ऐसे वर्ड्स और लाइंस जो तुम्हारे दिमाग में एक विविड सीन क्रिएट करते हैं। In Tinton Abbey, steep and lofty cliffs, quiet of the sky, wreaths of smoke. वर्ड्सवर्थ ने वे वैली के नेचर सीन्स के के नेचर सीन्स को इतना रियलिस्टिकली पेंट किया है कि रीडर अपने माइंड में पूरा लैंडस्केप इमेजिन कर सकते हैं। In daffodils, a host of golden daffodils fluttering and dancing in the breeze. ये लाइन्स रीडर के सामने एक खिलता हुआ एनर्जेटिक नेचुरल सीन रख देती है। अब इसका इम्पैक्ट, इमेजरी हेल्प्स तुम्हें इमोशनली ट्रांसपोर्ट करना इनटू नेचर, जिससे तुम खुद उस सीन में हो। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। तो इसका मतलब होता है, डेफिनेशन, जब किसी नॉन ह्यूमन थिंग को ह्यूमन क्वालिटीज दिए जाते हैं। इन टिंटर एबे in Tintern Abbey, nature is treated like a guide, a healer, and even a companion. Wordsworth literally treats nature like a living being जो उनके इमोशंस को समझती है। In daffodils, the daffodils were dancing, they stretched in never-ending line. यहाँ फ्लावर्स को डांस करते हैप्पी दिखाया गया है, जैसे वो एक चेयरफुल क्राउड हो। इम्पैक्ट, पर्सोनिफिकेशन तुम्हारे और नेचर के बीच एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करती है, जैसे नेचर भी तुम्हारे फीलिंग्स शेयर करती हो। सिमिली, इसकी डेफिनेशन है जब हम लाइक या एस यूज़ करके दो चीज़ें कंपेयर करते हैं। इन टिंटन एबे ये डिवाइस थोड़ा सटल है, मोस्टली इम्प्लिसिट कंपैरिजंस है। इन डेफोडिल्स, आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड, यहाँ पोएट खुद को एक फ्लोटिंग क्लाउड से कंपेयर करता है टू एक्सप्रेस अपनी लोनलीनेस। इम्पैक्ट, सिमिली फीलिंग्स को रिलेटेबल बनाता है बाय लिंकिंग देम टू नॉन विजुअल्स और आइडियाज। देन वी हैव alliteration. इसका मतलब is repetition of consonant sounds at the beginning of words. In Tintern Abbey, little lines of sportive wood run wind. I and W sounds add smoothness. In daffodils, besides the lake beneath the trees, B sound repetition adds beauty or flow. इम्पैक्ट, एलिटरेशन एक सूदिंग म्यूजिकलिटी क्रिएट करता है that makes the poem sound lyrical and memorable. Then we have one second. Symbolism, जब एक सिंपल वर्ड या इमेज डीपर मीनिंग कैरी करती है। नेचर इन टिंटन एबे, स्पिरिचुअल हीलर, इमोशनल escape and philosophical guide. Daffodils in the poem, joy, emotional comfort, peace and everlasting happiness. We then have metaphor, जब डायरेक्टली किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के रूप में प्रेजेंट किया जाता है विदाउट लाइक और एस। नेचर इन टिंटन एबे is metaphorically seen as a divine teacher and a moral compass. Final summary, both Tinton Abbey and the Daffodils show how Wordsworth is not just a poet but a visual storyteller who paints nature with emotions, spiritual power, and healing magic. इन दोनों पोएम्स में पोएटिक डिवाइसेस एक तरह के सिनेमैटिक लैंग्वेज क्रिएट करते हैं जिससे हर रीडर फील कर सके, चाहे वो इमोशनली लो हो या डीपली thoughtful. Alright? Coming to ode,
Imitations of immortality from recollections of early childhood. All right. So we have stanza 1. So guys, मैं आपको complete poem explain कर देती हूँ. Stanza by stanza you can read it by yourself. So पोएट रिमेंबर करता है एक टाइम जब नेचर, फील्ड्स, ट्रीज, स्ट्रीम सब कुछ डिवाइन लाइट में ग्लोइंग लगता है. हर ऑर्डिनरी चीज़ उसके लिए मैजिकल थी, लेकिन अब वही सीन्स उसे डल और नॉर्मल लगते हैं. वो कहता है इट इज़ नॉट नाउ एज इट हैड बीन ऑफ योर. ये लाइन दर्द एक्सप्रेस करती है चाइल्डहुड की स्पिरिचुअल मैजिक अब उसे लाइफ से चली गई है. पोएट कहता है कि अभी भी नेचर ब्यूटीफुल है, रेनबो आता है, रोज खिलता है, लेकिन उस ब्यूटी में वो इमोशनल हाई नहीं है जो बचपन में फील होती थी. यानी आउटवर्ड ब्यूटी अब भी है लेकिन इनर कनेक्शन मिसिंग है. वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि बचपन में हम सब नेचर के साथ स्पिरिचुअल कनेक्टेड फील करते हैं. चिल्ड्रन को लगता है उनका ओरिजिन हेवन से हुआ है, एंड पोएट बिलीव्स दैट हम सब एक डिवाइन वर्ल्ड से आए हैं. वो कहते हैं our birth is but a sleep and a forgetting. यानी जब हम पैदा होते हैं हम अपनी डिवाइन आइडेंटिटी भूल जाते हैं. सो पोएट डायरेक्टली एक चाइल्ड को एड्रेस करता है. वो कहते हैं तुम छोटे ज़रूर लगते हो लेकिन तुम्हारा सोल बहुत बड़ा और डिवाइन है. चाइल्डहुड एक स्टेज है जहाँ हम सबसे ज़्यादा गॉड के करीब होते हैं. जब हम छोटे होते हैं हम हेवन के आसपास रहते हैं, पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं प्रिजन हाउस यानी दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ईगो, डिज़ायर्स हमें कैप्चर कर लेती हैं. हम अपनी ओरिजिनल डिवाइन लाइट भूल जाते हैं. पोएट मोन करता है कि वो इनोसेंस एंड वंडर वापस नहीं आएगी, लेकिन फिर भी वो ग्रैटिट्यूड फील करता है फॉर मेमोरीज, फॉर नेचर एंड फॉर द फैक्ट कि कुछ एसेंस अब भी उसके अंदर बचे हैं. पोएट कहता है कि वी विल ग्रीव नॉट, rather find strength in what remains behind. वर्ड्सवर्थ फाइनल स्टैंजाज में कहते हैं कि नेचर ही उसका उनका इमोशनल एंड स्पिरिचुअल टीचर है. जब भी उनका फेथ या जॉय लूज होता है, नेचर उन्हें हील करती हैं, गाइड करती हैं और हेल्प करती हैं डिवाइन कनेक्शन याद करने में. ऑलराइट, कमिंग टू ओवरऑल इंटरप्रिटेशन. ये पोयम एक डीप स्पिरिचुअल थ्रोबैक है जहाँ वर्ड्सवर्थ अपने चाइल्डहुड के डिवाइन फील्स को रिमेंबर करता है. उनके लिए बचपन का मतलब था वंडर, मैजिक, स्पिरिचुअल क्लोजनेस टू नेचर एंड गॉड. लेकिन एडल्टहुड में वो सब फेड हो जाता है. बट द गुड पार्ट, नेचर अब भी वही है और उनकी हेल्प से हम अपने लॉस्ट इनोसेंस, जॉय और स्पिरिचुअल कनेक्शन को थोड़ा थोड़ा रिवाइव कर सकते हैं. इट्स लाइक पोएट का सोल बोल रहा हो, ये दुनिया फेक हो सकती है बट नेचर तो असली ओजी है और वही मेरी ट्रू गाइड है. ऑलराइट गाइस, वी आर डन विद द यूनिट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.